हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस चैप्टर का बच्चों कौन सा चैप्टर रहेगा? लेक्चर नंबर 4। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब तो इतनी इंग्लिश आप सीख गए हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा छोटा लिख देता हूँ, ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बच्चों अब तक हम पिछले 3 लेक्चर में ये सीख के आए हैं कि जो पदार्थ है यानी जो सबस्टेंस है, बच्चों मैं हिंदी में भी बोलूँगा इंग्लिश में भी बोलूँगा, तो दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को सुविधा रहेगी। पदार्थ को बच्चों चालकता के आधार पर अब तक हमने 3 भागों में बांटा। पदार्थ, सबस्टेंस, सॉलिड्स जैसे भी कह लें। कितने भागों में बांटा बच्चों? 3 भागों में। देखिए पहला क्या था? चालक, दैट इज कंडक्टर। दूसरा क्या था बच्चों? दूसरा प्रकार आपने क्या पढ़ा था बताइए? अर्धचालक, अर्धचालक दैट इज सेमीकंडक्टर। और तीसरा प्रकार क्या था बच्चों? अचालक, दैट इज इंसुलेटर। अचालक भी कहते हैं और इनको वैद्युत रोधी भी कह देते हैं, वैद्युत रोधी, ठीक है ना, एक ही बात है। इंसुलेटर यानी जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, इंसुलेटर। माइका है, सूखी लकड़ी है, आप ये पढ़ चुके हैं ये सब। अब डिटेल, चैप्टर का नाम ही है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी अब हम इस चैप्टर में बच्चों आगे बढ़ रहे हैं डिटेल पढ़ने के लिए। तो अब हम केवल अर्धचालकों की बात करेंगे बच्चों। तो अब ये अर्धचालक, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक अर्धचालक से शुरू होता है बच्चों। इन अर्धचालकों को हम इनको भी बांट सकते हैं। अब न हम चालक की बात कर रहे हैं न अचालक की बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं अर्धचालकों की। तो अर्धचालक बच्चों पुनः 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। देखिए कैसे, इसको समझें। पहला निज अर्धचालक, निज अर्धचालक। किसी किताब में आपको लिखा मिल जाएगा नेज अर्धचालक, एक ही बात है, नेज अर्धचालक भी कह सकते हैं। इनको हम बाद में बताएंगे। एक टाइप तो ये हुआ निज अर्धचालक, नेज अर्धचालक, दैट इज इंट्रिंसिक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर। और दूसरा प्रकार क्या रहा बच्चों? बाह्य अर्धचालक। दूसरा प्रकार मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाह्य अर्धचालक। बाह्य सही से नहीं लिखा बच्चों, अभी लिखता हूँ, आप समझ नहीं पाएंगे सर ने क्या लिख दिया। और बच्चों मैंने सही लिख दिया है। बाह्य अर्धचालक भी कहलाते हैं और इंग्लिश में इनको कहते हैं बच्चों, या अभी ही बता देते हैं, बाह्य अर्धचालक कह लो या अपद्रव्यी, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, अपद्रव्यी अर्धचालक। कई नाम होते हैं बच्चों, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी के पास किसी राइटर की बुक है, किसी के पास किसी राइटर की बुक है बच्चों। तो निज अर्धचालक, नेज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, अपद्रव्यी अर्धचालक या अशुद्धि अर्धचालक भी कह सकते हो। अशुद्धि अर्धचालक कह दो या अशुद्ध कह दो या अशुद्धि कह दो, आप समझ जाना। कैसे समझोगे? अभी बात समझ में आ जाएगी। कुल मिला के इंग्लिश में हम एक ही नाम लिख देते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
अब बच्चों ये तो यही रहेंगे, लेकिन ये फिर दो प्रकार के होते हैं। ये जो बाह्य अर्धचालक हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं बच्चों, ये पुनः कितने भागों में बंटते हैं? दो भागों में बंटते हैं बच्चों। ठीक है, कितने भागों में बंटते हैं? दो भागों में। लाइन सीधी करो। पहला एन टाइप। टाइप इंग्लिश में लिख दूं? एन टाइप। अब तो आप सीख गए कि अर्धचालक को सेमीकंडक्टर कहते हैं बच्चों, इतनी इंग्लिश तो पढ़ा करो। पहला होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, और दूसरा जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा कौन सा होगा? पहला तो ये हो गया, और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमी, स्पेलिंग अगर पूरी ना आए तो आप लिख लेना, कोशिश करूँगा पूरी आ जाए। DUCTOR, पी टाइप। तो दो प्रकार के हुए बच्चों, पहले निज और बाह्य। अब समझ लें कि निज अर्धचालक क्या है बच्चों। अभी डेफिनेशन लिख दूंगा कि अर्धचालकों के आपने कौन कौन से उदाहरण पढ़े थे बच्चों। अर्धचालकों के उदाहरण आपने क्या क्या पढ़े थे? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये पीछे पढ़ के आए हैं। जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स थे, जो तात्विक अर्धचालक थे, वो सिलिकॉन और क्या थे बच्चों? जर्मेनियम थे। तो बच्चों अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें और इसमें हम शुद्ध अवस्था की बात करें, यानी प्राकृतिक अवस्था की, यानी प्रकृति में हमें जैसे ये क्रिस्टल हमें मिल रहे हैं सिलिकॉन के और जर्मेनियम के बच्चों, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो क्रिस्टल हैं अपनी प्योर स्टेट में, शुद्ध अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में, उसमें कुछ भी मिलावट, किसी दूसरे तत्व की मिलावट नहीं की गई है, किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं मिलाया गया है, प्योर हैं। शुद्ध चीज़ क्या होती है बच्चों? किसी भी चीज़ में अगर कोई दूसरी चीज़ न मिलाई जाए तो वो कैसी होती है? शुद्ध। तो एक तरीके से बच्चों ये जो निज अर्धचालक है ना, इनको आप शुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हो, प्योर सेमीकंडक्टर्स। शुद्ध हैं, या प्राकृतिक भी कह सकते हो, प्राकृतिक अर्धचालक, नेचुरल। अब सबकी इंग्लिश लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। देखते रहें बच्चों, बड़ा आनंद आएगा। अब सेमीकंडक्टर शुरू हो चुका है अपना। निज अर्धचालक कह लो, या नैज अर्धचालक कह लो, या शुद्ध अर्धचालक कह लो, या प्राकृतिक अर्धचालक कह लो, वो सब एक ही बात है। यानी वो है क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी इसका उदाहरण क्या हुआ बच्चों? इसका उदाहरण क्या हुआ? शुद्ध जर्मेनियम, यानी उसमें कोई मिलावट नहीं, शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन, ये उसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों। ओके, ये एंड का चिन्ह बना दिया है मैंने। शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन, यानी जिसमें कोई मिलावट ना की गई हो, नेचुरल हैं, जैसे हमें क्रिस्टल हैं वैसे ही हैं। तो जो हम मिलावट करते हैं किसी दूसरे तत्व की बच्चों, जिसकी मिलावट करते हैं, उसको मैं यहाँ अलग से लिखता हूँ। उसको क्या कहा जाता है? यहाँ लिखता हूँ अपद्रव्य। उसको क्या कहा जाता है? अपद्रव्य। जो दूसरा तत्व मिलाया जाएगा वो मिलावट है, अशुद्धि, एक तरीके से उसको अशुद्ध कर रही है। अपद्रव्य यानी अशुद्धि, जो भी हम मिलाएंगे, यानी इम्प्योरिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी। ठीक है ना बच्चों? तो इनमें कोई अशुद्धि नहीं मिली है, तो वो है निज अर्धचालक। और जब इन्हीं अर्धचालकों में बच्चों हम कोई अशुद्धि मिलाएंगे, तब वो बन जाएगा बाह्य अर्धचालक, यानी अशुद्धि अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी ये प्योर है, कोई भी अर्धचालक अगर प्योर है, शुद्ध है, तो वो है निज अर्धचालक, सीधी सी बात। और उसमें कुछ मिला दिया कोई तत्व, आगे बताएंगे 3 संयुक्ता वाला और 5 संयुक्ता वाला मिलाया जाता है। 5 संयुक्ता वाला मिला दिया तो एन टाइप बन जाता है, 3 संयुक्ता वाला मिला दिया तो पी टाइप बन जाता है। कैसे, इसकी बात तो बाद में करेंगे। अभी शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले ये वाला पढ़ेंगे
फिर पढ़ेंगे बाह्य अर्धचालक क्या है, फिर पढ़ेंगे बाह्य में एन टाइप क्या है, फिर पढ़ेंगे पी टाइप क्या है। तो आज का लेक्चर हमारा इस पर बेस्ड है बच्चों। अब मैं ये सब नाम नहीं लिखूंगा, केवल क्या हेडिंग डालूंगा, निज अर्धचालक, और इसी की डिटेल आज पढ़ेंगे। इतना समझ गए कि शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन निज अर्धचालकों के उदाहरण हैं, उनमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिली हुई है। यानी ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य न मिला हो, अपनी प्राकृतिक अवस्था में हो, अपनी शुद्ध अवस्था में हो, निज अर्धचालक कहलाता है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं बच्चों। हेडिंग डालेंगे अब निज अर्धचालक। इतना आप नोट कर लें, आज का एक रूपरेखा तैयार हो गई कि आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों। तो जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ें। हाँ तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं बच्चों। अब लेक्चर हमारा जो मूल टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, निज अर्धचालक। अभी हमने बच्चों एग्जाम्पल बताया आपको कि सिलिकॉन और जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं बच्चों, निज अर्धचालकों के। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें अगर बच्चों, तो आपको पता है कि ये आपने पीरियडिक टेबल देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो सिलिकॉन है बच्चों, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 14, और इसका एटॉमिक नंबर 32, यानी परमाणु क्रमांक इसका 14, और जर्मेनियम का 32। तो बच्चों अगर इनको हम कोषों में बांटें, कक्षाओं में बांटें, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,8,4, और इसका 2, 8, 18,4। यानी बाह्यतम कक्षा में इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए ये दोनों कैसे हैं, अर्धचालक हैं। यानी दोनों में सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, यहाँ सिमिलरिटी मिल रही है। इसकी बाह्यतम कक्षा में भी 4 और इसकी बाह्यतम कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो जैसे ये कौन सा सेल हो गया, कोष के, यानी के कोष में 2 हैं और एल में 8 हैं और एम में 4 हैं। यहाँ के में 2 हैं, यहाँ एल में 8 हैं, यहाँ एम में 18 हैं और यहाँ एन में 4 हैं। यही तो है। अब बच्चों यहाँ क्या है कि आखिरी कक्षा में, मुख्य बात ध्यान दें, वैसे किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n²। कोई कक्षा है, कोई कोष है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2n²। जैसे के में, यानी n बराबर 1, तो के में कितने हो जाएंगे, 2, n की जगह 1 रखोगे 2 आएगा। n बराबर 2, यानी कौन सी कक्षा, l, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 का वर्ग 8, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। n बराबर 3, यानी कौन सा कोष हो गया, m, इसमें कितने रह सकते हैं, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। ये सब आप केमिस्ट्री में जानते हैं, ठीक है ना। n बराबर 4, जैसे n में कितने रह सकते हैं, 4, 4 चौक 16 दूनी 32 रह सकते हैं। यही तो हो रहा है। चौथी कक्षा में यानी एन कोष में 32 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, लेकिन अगर ये कक्षा बाह्यतम है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ये नियम वहाँ नहीं लगता, बाहरी कक्षा के लिए नहीं लगता है बच्चों। अब जैसे यहाँ बाहरी कक्षा एन थी तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 32 नहीं चाहिए, कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो यहाँ भी ये नहीं कि यहाँ 18 होने चाहिए कि 14 और चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ भी 4 और चाहिए, यहाँ भी 4 और चाहिए। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो लिखे थे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी थी। ये उनका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये कोष यानी कक्षाएँ हैं, ऑर्बिट्स हैं, कोष हैं बच्चों, सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इनका हम डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें बच्चों तो कैसा देखने को मिलेगा। पहली कक्षा में एक उपकोष होता है, यानी 1s2 फिल्ड हो गया। दूसरी कक्षा में 2 सब सेल्स होंगे, 2 उपकोष होंगे, S और P, और S में 2s2 और P में 6, 8 हो गए बच्चों। तीसरी कक्षा एम्प्टी रह गई, 3s2 और 3p2, यही तो हुआ। यानी 4 इसमें अभी और आ सकते हैं। इसका देखिए तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3d10, क्योंकि तीसरी कक्षा में कितने उपकोष होंगे बच्चों, 3 होंगे।
तो 3s2 3p2 3d10 18 हो गए। देखो तीसरी कोस में 18 थे, यहाँ 18 हो गए। देखो 10 और 2 12, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 3p6। क्या गलती होने जा रही थी बच्चों, है मूर्खता हो रही थी। 3p6 तो 18 हो गए, इसमें 8 हो गए। देखो इसमें 2 हो गए, इसमें 2 हो गए, इसमें 8 हो गए, ये 18 हो गए, बच्चे 4, तो वो चौथे में जा रहे हैं। इसको हटा दूं बच्चों, ये तो आप जानते हैं। इसके बाद क्या आएगा, ये हटा दें, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी क्या ज़रूरत है, केमिस्ट्री में इतना सब पढ़ के आए हो बच्चों, ये तो सबको पता है। आप फिर ये कहोगे कि सर क्या बच्चों जैसी बात पढ़ाने बैठे जाते हो। तो बच्चों मेरे लिए तो आप बच्चे ही हो, मैं तो ये मान के पढ़ाता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, सब कुछ सिखा दूँ, ठीक है ना बच्चों। तो 3d10 ओके। अब फोर्थ में क्या होगा, 4s2 4p2। तो देखिए यहाँ भी 4 की ज़रूरत है, यहाँ भी 4 की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत कैसे पूरी होती है बच्चों, बॉन्ड बना के, बंध बनते हैं। कौन से, सह संयोजक बंध बनते हैं। कौन से बंध बनते हैं, सह संयोजक, या आपको कहीं लिखा मिल जाएगा सह संयोजी, एक ही बात है। सह संयोजी बंध कह लो या सह संयोजक बंध कह लो, यानी कोवलेंट बॉन्ड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एक क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। कैसे होता है क्रिस्टल का निर्माण, तो बच्चों ये फील्ड है, ये भी भरा हुआ है, यही तो खाली है बाहर वाला, यहाँ भी ये भरा हुआ, ये भरा हुआ, ये भरा हुआ, यहाँ ये खाली तो है। तो जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो बॉन्डिंग का काम करते हैं, अंदर वाले तो बेचारे घूमने के लिए हैं, बाहरी कक्षा वाले बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है ना। अंदर वालों को मौका ही नहीं मिलता कि हम भी बॉन्डिंग कर लें। बॉन्डिंग समझ रहे हैं ना आप, हंसी मजाक भी कर लिया करो यार कभी। अब इनका चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है कि पहली कक्षा में 2 दिखाऊं, फिर 8 दिखाऊं, फिर 18 दिखाऊं, फिर 4 दिखाऊं, इतना तो आप जानते हैं बच्चों, ठीक है। वो बात बाद में देखी जाएगी जब बात आएगी तो बच्चों अब होता क्या है, इसको हटाएं, थोड़ी जगह और मिल जाएगी। आपको ये तो पता है कि निज अर्धचालक पढ़ रहे हैं, चाहे सिलिकॉन की बात हो या जर्मेनियम की बात हो, हम जो भी बात अब करेंगे वो दोनों पर लागू होगी, क्योंकि आप यहाँ की कंडीशन देख रहे हैं सेम है, ठीक है ना। बने एक बार चेक कर लें बच्चों, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 2 14 सही है, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 10 28 और 2 30। अरे यहाँ कहीं गड़बड़ है बच्चों, क्या हो गया, नहीं 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 10 28 और 2 30 और 2 32 सही तो है। कन्फिग्रेशन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहला कोष ये था, दूसरा कोष ये था जिसमें 2 कोष थे, और ये अब केमिस्ट्री की बात ज़्यादा नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि चाहे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, इनमें होता क्या है, फिर कैसे बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, धारा कैसे बहती है, उसको समझना है। तो बच्चों मुझे जगह की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे हटा दूं। अब मैं क्या बात करूंगा कि बाहरी कक्षा में, देखो इसकी बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो चित्र जो बनाऊंगा वो दोनों पर लागू होगा, ओके। तो मैं इसे हटा रहा हूँ बच्चों, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों ये जो जर्मेनियम और सिलिकॉन हमने जो लिखे थे, क्या क्या लिखे थे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, यही तो लिखे थे। तो बच्चों ये जो क्रिस्टल हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, 4 एटम मिलके बॉन्डिंग करते हैं बच्चों, ठीक है ना। और जो क्रिस्टल होता है उसकी संरचना कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, समचतुष्फल की संरचना, चतुष्फल की कैसी संरचना होती है इनकी, समचतुष्फल की, जैसी डायमंड की होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये उसी ग्रुप के हैं, डायमंड वाले ग्रुप के, कार्बन वाले ग्रुप के ही तो तत्व हैं। लेकिन बच्चों कार्बन वाले ग्रुप के ही तत्व हैं, लेकिन कार्बन अर्धचालक नहीं है। इसको फुर्सत में सिखाऊंगा कि कोई बच्चा मुझसे ही पूछ सकता है कि सर सिलिकॉन और जर्मेनियम जिस ग्रुप में आ रहे हैं, चौथे समूह में आ रहे हैं, जो 14th A हो जाता है आपका,
मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, तो इनकी संयुक्ता 4 होती है क्योंकि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और चाहिए 8, संयुक्ता 4 हो गई बच्चों। तो समचतुष्फल की संरचना बना रहे हैं, कार्बन भी बना रहा है, सिलिकॉन भी बना रहा है, जर्मेनियम भी बना रहा है, उसी ग्रुप में आ रहे हैं। तो कार्बन क्यों नहीं है अर्धचालक, आपने यही 2 क्यों लिखे? उसका कारण बच्चों मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, वो भी बताऊंगा। आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है बच्चों। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है बच्चों। अब मैं उस स्ट्रक्चर को बोर्ड पे नहीं बना रहा बच्चों क्योंकि टाइम लगेगा। देखो आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगी। देखो आपकी एनसीईआरटी बुक जरा खोलें, ये संरचना देखना कि कैसे एटम मिले हुए हैं बच्चों, ठीक है ना। मैं आपकी एनसीईआरटी बुक खोल रहा हूँ। जैसे देखें ये देखो ये क्रिस्टल बनेगा। ओ सॉरी कुछ गिर गया। ये दिख रहा नहीं अभी बच्चों, एक सेकंड। आप पेज नंबर 474 खोलोगे बच्चों तो ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको, ठीक है ना। तो देखो एक एटम यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। ऐसे एटम का अरेंजमेंट होगा बच्चों, आप अपनी किताब में देखना। तो हम ये फिगर नहीं बनाएंगे आपके लिए। एक 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल हो गया, त्रिविमीय हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? त्रिविमीय। चाहे डायमंड हो, चाहे सिलिकॉन हो, चाहे जर्मेनियम हो, यही स्ट्रक्चर आती है। आप अपनी किताब में देख लेना, वीडियो में साफ नहीं दिख रही हो तो। लेकिन अब हम बात किसकी करेंगे बच्चों? 2 डायमेंशनल फिगर बनाएंगे। समचतुष्फल की चित्र बना के तो आपको मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। एक एटम यहाँ है, एक यहाँ है, बोर्ड पे कैसे दिखा दूंगा? एक यहाँ दिखाऊं, एक यहाँ दिखाऊं, यहाँ कैसे दिखा दूंगा बच्चों ना, दिक्कत आएगी। तो क्या है, अब 2 डायमेंशनल बात कर रहे हैं, द्विविमीय। जैसे आपका फोटो होता है, आपके फोटो में आपकी ये मोटाई थोड़ी आ जाती है, आपके फोटो में 2 डायमेंशन आती हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ, हाइट नहीं आती। फोटो होता है ना 2 डायमेंशनल होता है। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है। तो बच्चों अब हम चाहे जर्मेनियम ले लें, चाहे सिलिकॉन ले लें, बात एक ही रहेगी। होता क्या है बच्चों कि जैसे देखें ये हमने लिया, एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे जर्मेनियम का क्रिस्टल, या सिलिकॉन भी ले सकते हैं। मैं जर्मेनियम ले रहा हूँ, यहाँ आप सिलिकॉन भी लिख सकते हैं। जो बात बताऊँगा वो सिलिकॉन के लिए भी है। अब एक परमाणु ये है, इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 4 ही तो होंगे। ये हुआ। इसके इधर बगल में एक एटम और होगा, किसका? जर्मेनियम का ही। दिख रहा है बच्चों? चित्र छोटा तो नहीं बनना, ज़रा बोर्ड स्क्रीन पर देखूं। नहीं दिख रहा होगा आपको साफ के जर्मेनियम बना रहे हैं सर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाद में बनाएंगे। देखो एक इसके इधर, एक इसके इधर, एक इसके इधर, बॉन्ड बना के दिखा रहे हैं आपको। एक इसके इधर, सब पे 4 देखो, इस पर 4, 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 1 2 3 4। इसके पास भी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ये कक्षाओं में ही हैं, घूम रहे हैं वहीं। यहाँ 1 2 3 4, ये सेंट्रल एटम ले लिया। ये जर्मेनियम, ये भी जर्मेनियम, ये भी जर्मेनियम। आप यहाँ सिलिकॉन भी लिख देंगे SI, तब भी यही बनाओगे क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में भी तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना। सिंपल सी बात है, ये बच्चों ऐसी बात बताने की नहीं है। तो बच्चों होगा क्या कि इस एटम को देखें, केवल सेंटर वाले को, हम केवल इसी की चर्चा कर रहे हैं, इसे एक एटम। तो देखो इसके एक इलेक्ट्रॉन ने इसके एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया और एक बॉन्ड बन गया। इसके एक इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ साझा कर लिया, बॉन्ड बन गया। इसके एक इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ साझा कर लिया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसके एक इलेक्ट्रॉन ने इससे साझा कर लिया, ये हो गया। तो अब इस एटम को देखें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेंट पूरा हुआ और बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। बॉन्डिंग से ये काम हो गया। अब आप ये कहोगे कि सर इनका क्या होगा? तो बच्चों इनके आसपास भी तो होंगे, इसके ऊपर, इसके नीचे, मतलब इसके चारों ओर भी होंगे, ठीक है। जैसे ये एक जर्मेनियम, वैसे इतने से ही काम चल जाता, चलो बना देते हैं। मतलब ये नहीं है कोई, ये थोड़ी 5 ही एटम होंगे क्रिस्टल में। एक जर्मेनियम यहाँ भी होगा, जर्मेनियम का एटम,
ओके बच्चों, एक जर्मेनियम का एटम इधर भी होगा, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 4 होंगे बच्चों ना। कितनी आसान बात है, देखते चलें। बड़ा आनंद वाला टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है बच्चों। इसके पास भी 4 होंगे। तो देखो, ये भी बॉन्ड बना रहे हैं, 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 ये बॉन्ड। अब इनके आसपास भी होंगे एक बॉन्ड, ये इसके इधर भी एटम होगा, वो बॉन्ड बना लेगा। अधूरा दिखा रहे हैं, पूरा चित्र थोड़ी कोई, ये तो बहुत बड़ी चेन बन जाएगी ना। इसके ऊपर भी होगा, वो उससे बॉन्ड बना लेगा। इसके ऊपर भी एक एटम होगा, उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा। इसके ऊपर भी एक एटम होगा, वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसके इधर भी एक एटम होगा, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसके इधर भी ये बॉन्ड, 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 इसके इधर भी ये बॉन्ड। तो हम अभी केवल इस पर फोकस कर रहे हैं, केवल इस परमाणु से ही हमारा काम चल रहा है। हम एक एटम से ही पूरी इसकी थियोरी समझ जाएंगे ना कि अर्धचालक क्या बला है, क्या चीज़ है अर्धचालक। तो देखो, ऑक्टेंट पूरा हो गया। और यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा है, यानी ये शुद्ध जर्मेनियम है, तभी तो इंट्रिंसिक निज अर्धचालक है, शुद्ध जर्मेनियम। सिलिकॉन लिखोगे तो यहाँ शुद्ध सिलिकॉन लिख दोगे, बिल्कुल यही चीज़ रहेगी, स्ट्रक्चर यही रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी बच्चों। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं दिख रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है बच्चों। ये कब है? जब हम परम शून्य ताप की बात कर रहे हैं। एट कब? परम शून्य ताप, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप का मतलब T बराबर 0 केल्विन। 0 केल्विन पर ऐसा होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त है ही नहीं बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त ही नहीं है, और विद्युत धारा का चालन कौन करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जब इस पर फील्ड लगाओगे विद्युत धारा का चालन होगा ही नहीं बच्चों। तो ये इस समय किसका काम कर रहे हैं? अर्धचालकों का, वो सॉरी अचालकों का। भले ही ये अर्धचालक हैं, लेकिन परम शून्य ताप पर ये एक आदर्श अचालक का काम कर रहे हैं। आदर्श अचालक का मतलब जिसके अंदर एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन न हो, यानी चालकता कैसी हो? शून्य हो, कंडक्टिविटी शून्य हो, प्रतिरोधकता अनंत हो। यानी सिग्मा कितना हो? 0, यानी चालकता है ही नहीं। और रो कितना हो? प्रतिरोधकता अनंत, क्योंकि रो और सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सिग्मा बराबर 1/रो या रो बराबर 1/सिग्मा। तो ये आदर्श अचालक है, इसमें विद्युत धारा का चालन होगा ही नहीं। तो अब आप कहोगे सर इसे पढ़ा क्यों रहे हो? तो घबराइए नहीं बच्चों, कब की बात की है? T बराबर 0 केल्विन की। तो T बराबर 0 केल्विन तक तो ऐसा है, T बराबर 0 केल्विन तक ऐसा हो रहा है। ये बात ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी शुद्ध अर्धचालक परम शून्य ताप पर किस तरीके से व्यवहार करेगा? चालक की तरह, अर्धचालक की तरह, या अचालक की तरह? तो आप आदर्श अचालक और कह देना, आइडल इंसुलेटर है, कोई धारा ही नहीं बह सकती। लेकिन शर्त ध्यान रखना, एट T = 0 केल्विन। कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इस समय नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड। जो बैंड की बात अभी करेंगे, तो ये सिचुएशन है क्या? बैंड थ्योरी के आधार पर देखते हैं। तो इसे हटाते हैं बच्चों, जरा यहाँ पर जगह बनाते हैं। ओके, बहुत आनंद आएगा बच्चों। तो देखिए, इस सिचुएशन को बैंड थ्योरी के आधार पर देखते हैं कि बैंड थ्योरी के आधार पर देखें बच्चों। तो ये सिचुएशन क्या है कि इस तरीके से आपने पढ़ा था कि ठोसों में ऊर्जा बैंड होते हैं बच्चों। जैसे एक बैंड ये है, इस बैंड में बहुत सारे ऊर्जा स्तर होंगे बच्चों, असंख्य ऊर्जा स्तर होंगे, यही तो होगा। और ये नीचे वाला बैंड कौन सा कहलाता है? बैंड थ्योरी आप अभी पढ़ के आए हैं, असंख्य। ठीक है, इसके ऊपर बीच में एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल, और यहाँ पर क्या हुआ बच्चों?
चलो छोटे बड़े हो गए, कोई फ़र्क नहीं है, इसको भी छोटा कर देंगे, क्या दिक्कत है बच्चों, आपको समझने से मतलब है। चलो मैंने इसको भी छोटा कर दिया। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें भी बहुत सारे ऊर्जा स्तर होंगे जो एम्प्टी होंगे। बड़ा आनंद आएगा बच्चों, ध्यान रखना। तो देखें इसका मतलब ये कौन सा बैंड था, अब जगह कम है, संयोजी बैंड, ठीक है ना, यानी वैलेंस बैंड। वी भी लिख दूं, चलो लिख ही देता हूं, संयोजी बैंड। ये पीछे पढ़ लिया है आपने, जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं उनके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ये चालन बैंड, चालन बैंड। ओके बच्चों, और ये क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये ईजी। तो बच्चों ये जो हम इसी चीज को बैंड थ्योरी के आधार पर सीख रहे हैं, ये कब की बात कर रहे हैं, एट T इक्वल्स टू, जब ताप हमारा कितना है 0 केल्विन, तब जितने भी उस क्रिस्टल में, जर्मेनियम में या सिलिकॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब वो संयोजी बैंड में हैं, संयोजकता का काम कर रहे हैं, बैंड वो बॉन्ड बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि चालन बैंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है जो मुक्त हो जाता है। इस क्रिस्टल में से कोई इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त हो जाए तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, चालन बैंड में, इस एनर्जी गैप को पार करके। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली दिख रहा है, सब बंधे बंधे हुए दिख रहे हैं बॉन्ड्स में। तो देखें यानी यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे यहाँ हर ऊर्जा स्तर में 2-2 होंगे बच्चों, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिलेंगे आपको, असंख्य, समझ रहे हैं। तो ये तो आपको भरा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। और ये कैसा होगा, रिक्त, यानी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, एम्प्टी। रिक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्प्टी, ये रिक्त मिलेगा। तो ये किस तरीके से, भले ही अर्धचालक है लेकिन ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, अचालक की भांति, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में हैं, बाउंडेड हैं बच्चों, सभी बद्ध इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, यानी चालकता है शून्य। यानी ये किस तरीके से है, ये अर्धचालक लेकिन आदर्श अचालक की भांति व्यवहार कर रहा है बच्चों। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि सर फिर क्यों पढ़ रहे हैं जब अचालक ही हैं, तो अभी धीरे धीरे खेल को आगे बढ़ने दीजिए, आनंद आने वाला है। तो बच्चों अब आपको ये पता लग गया, ये हटाता हूँ मैं, कि परम शून्य ताप पर यानी 0 केल्विन पर एक अर्धचालक भी, जबकि हमने कहा था अर्धचालक में चालकता होती है, लेकिन यहाँ तो वो अचालक बन गया बच्चों। तो ये ध्यान रखेंगे इस बात को। अब इसे मैंने हटा दिया है बच्चों, इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी ये जो सिचुएशन आपको यहाँ दिख रही है, ये कब दिख रही है, एट T इक्वल्स टू, टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन पर। चाहे इधर से देखें चाहे बैंड थ्योरी से देखें, कैसे ही समझ लें। और ये अर्धचालक कैसा व्यवहार कर रहा है, अचालक की तरह। ओके, ये ध्यान रखना, मैं नोट नहीं कर रहा, आप लिख लेना बच्चों इस बात को, कि परम शून्य ताप पर एक शुद्ध अर्धचालक एक अचालक की भांति व्यवहार करता है। ओके, इतना लिख लेंगे, यानी इंसुलेटर है। अब क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, तो इस चित्र को मैं दोबारा बना देता हूँ यहीं, तो टाइम की बचत करते हैं बच्चों, में पहले से ही बना के रखता हूँ। हाँ तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं बच्चों कि अभी हमने कहा 0 केल्विन पर ये अर्धचालक जो थे वैद्युतरोधी की तरह व्यवहार कर रहे थे, अचालकों की भांति व्यवहार कर रहे थे। फिर इनका हम यूज़ कैसे करें, तो यूज़ करने के लिए बच्चों इनको हमें टेम्परेचर मतलब हीट देनी होती है, टेम्परेचर राइज करना होता है, टेम्परेचर बढ़ाना होता है। यानी अब हम कब की बात कर रहे हैं, देखो ये मैंने सुविधा के लिए पहले से ही चित्र बना दिए, ये और ये सेम है,
ये भी मैंने बिल्कुल ऐसा ही है, यानी ये कब की अवस्था है, जब टेम्परेचर 0 केल्विन है। ऊर्जा स्तर भी मैं अभी समझाऊंगा, वो ऊर्जा बैंड के आधार पर भी। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी T ग्रेटर देन 0 केल्विन। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो होता क्या है कि इसमें से कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस एनर्जी गैप, इससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तब। ये जो गैप है एनर्जी गैप, ये अलग अलग होता है बच्चों, जर्मेनियम में अलग होगा, सिलिकॉन में अलग होगा, तो वो हम लिख देंगे थोड़ी देर बाद, अभी धैर्य रखें। तो जब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाएगी तो संयोजी बैंड को छोड़ के चालन बैंड में जाने लगेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, ये चित्र भी आपके पास रहना चाहिए था, मैं यहाँ भी समझा सकता था, लेकिन मैंने कंजूसी नहीं की है बच्चों। जैसे मान लो बॉन्ड टूट गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ आ गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, बॉन्ड टूटने से बॉन्ड से बाहर निकल गया, रहेगा क्रिस्टल के अंदर ही कहीं भी। तो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन हट गया, तो यहाँ क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी रिक्ति, वैकेंसी। क्या हो गई? रिक्ति, खाली हो गई ये जगह। तो इसको ऐसे दिखा देंगे खाली जगह को। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, अब ये क्रिस्टल में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र है, क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है, जर्मेनियम के क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या कहलाएगा? क्योंकि किसकी वजह से यहाँ लिख देते हैं, किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? ताप के कारण। तो इसको कहेंगे तापीय जनित मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कब हुआ ये काम? इंग्लिश में भी लिख दूं इसको, ये वाली बात नीचे लिख देता हूं। थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, थर्मली जनरेटेड दिख नहीं रहा होगा आपको, और इधर से लिख दो, यहां से लिख देता हूं, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड छोड़ के बाहर चला गया क्रिस्टल में, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गया। ये विद्युत धारा को प्रवाहित करने का काम करेगा, यानी ये आवेश वाहक हो गया। क्या हो गया बच्चों? आवेश वाहक। भाई विद्युत धारा क्या है? आवेश का बहना, ठीक है ना। आवेश के बहने को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाते ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगे, और साथ साथ एक काम और हुआ जो कि चालकों में नहीं होता था। जब के चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब भाई ऋणावेश का निकल जाना, यानी वहाँ धनावेश उत्पन्न हो जाना। ये जो जगह बची बच्चों, अब यहाँ मैं लिखूँगा, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, इसके बारे में लिख रहा हूँ। ये जो रिक्ति बची, इसको हम क्या कह देते हैं? कोटर। ये भी आवेश वाहक है। तो यहाँ डबल काम हुए, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, वो भी आवेश वाहक का काम करेगा, और एक कोटर और बन गया। इसको कहते हैं कोटर या होल, कोटर कह लो या होल। किताबों में होल भी लिखा मिल जाएगा, वैसे होल इंग्लिश का शब्द है HOLE। आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश होगा, इस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव, ऋणावेश होगा। लेकिन इस कोटर पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। बराबर ही होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन पर उतना ही कोटर पर, लेकिन इस पर ऋणावेश और इस पर धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, आवेश। ओके, तो ये आवेश वाहक मिल गए। आवेश वाहक मिल गए, जैसे आप बस स्टैंड पर खड़े हैं, कोई बस ही नहीं आ रही, तो आप एक शहर से दूसरे शहर तक जा ही नहीं सकते,
तो जब इस सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वही आवेश वाहक हैं। आपको बस नहीं मिल रही, वो सवारियों को ले जाने वाली वाहक है। यहाँ आवेश को बहना है तो आवेश कौन ले जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर्स में यही होता था, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन ले जाते थे बच्चों आवेश को, लेकिन यहाँ होल भी बन गए, ये भी आवेश को ले जाएंगे, ये भी। डबल फायदा, डबल फायदा। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोटर बना, होल बना, पॉजिटिव चार्ज है उस पर, जब ये गति करेगा तो पॉजिटिव चार्ज गति कर रहा है, इसका मतलब धारा बह रही है। नेगेटिव चार्ज यानी फ्री इलेक्ट्रॉन गति करेगा यानी धारा बह रही है। तो यहाँ सेमीकंडक्टर्स में जब आप विभवांतर लगाओगे तो धारा दोनों के कारण बहेगी, इसके कारण भी और इसके कारण भी। अब बैंड थ्योरी के आधार पर क्या हुआ, जैसे ही हमने टेम्परेचर को, वो बात कहाँ गई बच्चों, टेम्परेचर, चलो यहाँ लिख देता हूँ। ये कब की बात हो रही है? T इज़ ग्रेटर देन 0 केल्विन पर, इस समय की बात हो रही है। टेम्परेचर को हमने बढ़ाया है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन उतने ही बॉन्ड टूटते जाएंगे बच्चों, चालकता बढ़ती जाएगी। तो अब ये काम के हो गए, ठंडे थे तब बेकार थे, गर्म कर दिए तो काम में आ गए, अच्छी बात। तो बच्चों जैसे अभी हमने बताया कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें, ये इलेक्ट्रॉन्स थे ना इन ऊर्जा स्तरों में। मैंने ये कौन सा बैंड है बच्चों? संयोजी बैंड, बैलेंस बैंड, बी लिख देता हूँ। कंडक्शन बैंड यानी CV, यही नाम है। और ये ऊर्जा, वर्जित ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप EG, ये सब आप पीछे सीख चुके हैं। तो मान लो बच्चों यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऊपर वाले के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, यहाँ आ गए, तो यहाँ क्या बन गया? खाली जगह रह गई, यानी यहाँ पर आ गए कोटर। तो यहाँ ऐसे बनाओगे, एक कोटर ये, एक कोटर ये, ओके। 2 यहाँ के, 2 इसमें भी तो होंगे, यहाँ वाले भी कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए मान लो, तो यहाँ बन गए 2 कोटर। समझ रहे हैं? तो कंडक्शन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगी गर्म करने पर, और बैलेंस बैंड में भी होल्स बनने लगे, कोटर बनने लगे बच्चों। वहाँ भी आवेश वाहक बनने लगे, यहाँ भी आवेश वाहक, दोनों ही विद्युत धारा प्रदान करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इन अर्धचालकों में चालकता आ गई, जो कि 0 केल्विन पर जो अर्धचालक थे वो विद्युत रोधी का काम कर रहे थे। टेम्परेचर बढ़ाने पर उनमें कंडक्टिविटी पैदा हो गई, चालकता पैदा हो गई बच्चों। अब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करा सकते हैं, लेकिन बच्चों एक्चुअली है क्या? इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाएंगे चलो अभी बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? डिटेल में अभी देख लें बच्चों, वीडियो कितना लेंदी हो गया। ओहो बच्चों 42 मिनट्स समथिंग हो गया है, तो अभी बहुत बातें बतानी हैं। आज आपने ये देख लिया बच्चों कि निज अर्धचालक किस तरीके से होते हैं, उनका ऊर्जा बैंड किस आधार पर होता है, परम शून्य ताप पर वो कैसा व्यवहार करते हैं, गर्म करने पर उनमें चालकता उत्पन्न हो जाती है। अब आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर को, अभी बातें बहुत हैं, 2 पार्ट में पढ़ते हैं, 2 भाग, 2 वॉल्यूम बनाते हैं इसके। अगले लेक्चर में ये बताएंगे कि विद्युत धारा का चालन कैसे होता है। जब भाई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच गए, आवेश वाहक हमारे चालन बैंड में पहुंच गए और संयोजी बैंड में भी आवेश वाहक छोड़ गए, तो इनके कारण धारा बहने लगेगी। ये आज का कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो इतनी बात समझ आई? तो अभी बहुत सारी बातें हैं बच्चों, अब समझ नहीं आ रहा, टाइम की कमी है। अगर मैं आज ही सब बताऊं तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। तो बच्चों आप बताएं, छोड़ें फिर आज यहीं? इसको पहले इतना पढ़ लो, एक ही साथ सब पढ़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसी के आगे कल मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा, फिर चाहे आप दोनों वीडियो एक साथ देख लेना। ज़्यादा लेंदी वीडियो को अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ तक बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ होगा, एक रस की अनुभूति हुई होगी कि इलेक्ट्रॉन, कोटर, होल। और बच्चों आपकी NCERT बुक में इस कोटर का नाम कुछ शायद और भी दिया हो सकता है, जरा देख लूँ मैं। बच्चों थोड़ी सी बात और पढ़ लेते हैं कि आपने देखा जब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो एक होल बना, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो 2 होल बनेंगे। जैसे आपने यहाँ देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन
ऊपर पहुंच गए, 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए तो 4 कोटर भी बना गए, 4 होल भी बना गए, यानी दोनों की संख्या बराबर होती है। इस बात को यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं थोड़ा और पढ़ाता हूँ बच्चों, ठीक है ना। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। हाँ तो बच्चों, हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे ही हमने अर्धचालक को गर्म किया तो बॉन्ड टूटने लगे। बॉन्ड टूटने से क्या क्या बना बच्चों? एक तो बना फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन था। एक होल बना, जिसे क्या कहते हैं? कोटर। ये तो इलेक्ट्रॉन ही पढ़ा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को सिंबल ई से लिखोगे, होल को एच से लिखोगे। तो उस सेमीकंडक्टर में जब उसको गर्म किया गया, यानी जब उसका टेम्परेचर हमने 0 केल्विन से बढ़ाया है, तब जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए बच्चों, उनकी संख्या एकांक आयतन में देखी जाए तो वो Ne होगी, और इनकी संख्या एकांक आयतन में NH होगी। यानी Ne और NH एक्चुअली बच्चों हैं क्या हैं? ये एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों यानी आवेश वाहकों की संख्या। यानी Ne क्या है? Ne क्या है? एकांक आयतन में, उस क्रिस्टल के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। शॉर्ट में लिख देता हूँ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और NH क्या है बच्चों? एकांक आयतन में कोटरों की संख्या, होल्स की संख्या, नंबर ऑफ होल्स एकांक आयतन में है। और एकांक आयतन से बच्चों घनत्व मिलता है। तो एक तरीके से Ne क्या हो गया? ये क्या है? आप जो आवेश वाहक घनत्व क्या कहेंगे? चार्ज कैरियर डेंसिटी, आवेश वाहक घनत्व हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के कारण हो। आवेश वाहक घनत्व। और कहीं कहीं आपको घनत्व की जगह ये भी लिखा मिल जाएगा कि आवेश वाहक सांद्रता। तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात समझना उसको, कंसंट्रेशन। यानी चार्ज कैरियर डेंसिटी और चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन एक ही बात है बच्चों, ठीक है। ये क्या है? चार्ज कैरियर डेंसिटी, चार्ज कैरियर डेंसिटी। और ये क्या हुई? चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन। तो आवेश वाहक एकांक आयतन में देख रहे हैं ना बच्चों। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि दोनों की संख्या बराबर होती है, जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उतने ही होल बनेंगे। यानी निज अर्धचालक में, किस में? आगे बाह्य पढ़ोगे वहाँ ये बात लागू नहीं होगी बच्चों। तो निज अर्धचालक में यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, दोनों की संख्या बराबर होती है। और इस दोनों संख्याओं को कॉमनली Ni कह देते हैं, यानी निज आवेश वाहक घनत्व। Ni कॉमनली क्या कह दिया जाएगा? कॉमनली Ni क्या कह देंगे? निज आवेश वाहक घनत्व। निज आवेश, यानी दोनों बराबर हैं, दोनों को एक नाम दे दिया, Ne भी Ni, NH भी Ni, क्योंकि आपस में बराबर। निज आवेश वाहक घनत्व, ये चार्ज कैरियर ही तो है, या कंसंट्रेशन, जैसे अभी मैंने लिखा घनत्व और सांद्रता। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी या इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, यानी निज आवेश वाहक सांद्रता, एक ही बात हुई। तो बच्चों ये बात कब है? जब हम निज अर्धचालक की बात कर रहे हैं। आगे बाह्य अर्धचालक पढ़ेंगे, वहाँ ऐसा नहीं होगा बच्चों, वहाँ मामला अलग होगा। क्या होगा वो बाद की बात है, आज की बात करो। तो अब उदाहरण देते हैं बच्चों, जैसे रूम टेम्परेचर, सामान्य ताप की बात करें, सामान्य ताप की बात करें बच्चों, यानी सामान्य ताप दैट इज़ रूम टेम्परेचर। उसे हम सामान्य ताप को यानी नॉर्मल टेम्परेचर कमरे का ताप माना जाता है।
कमरे का ताप यानी रूम टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 27 मान लेते हैं, जबकि मान लिया है, मतलब वैसे तो बदलता रहता है। आपके शरीर का ताप कितना माना जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि आपका टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, बुखार आ जाता है तो बढ़ जाता है। तो सर्दी पड़ेंगी तो रूम टेम्परेचर अलग होगा, गर्मियों में रूम टेम्परेचर 40 भी पहुंच सकता है, 42 भी पहुंच सकता है, लेकिन एवरेज कंडीशन में जो सामान्य ताप हम लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। यहाँ छोटा टी लिखेंगे बच्चों, क्योंकि सेल्सियस के टेम्परेचर को छोटे टी से लिखते हैं, और इसका मतलब अगर परम ताप में बदलें यानी केल्विन में बदलें तो ये 273 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। 300 केल्विन की बात करें बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? 300 केल्विन की। तो बच्चों इतने टेम्परेचर पर सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन की बात करें तो उसमें इतने टेम्परेचर पर कितने इलेक्ट्रॉन या होल्स बनेंगे, उनकी संख्या दोनों की बराबर है। वो कितनी होगी बच्चों? 1.5 × 10⁻16। कितने में? एकांक आयतन में। पूरे क्रिस्टल में थोड़ी, एकांक आयतन में। एकांक आयतन यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा एक क्रिस्टल हो, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो पाएंगे। बहुत कम संख्या है बच्चों, तो ये ज़्यादा काम के नहीं है, लेकिन इन्हीं से आगे मॉडिफिकेशन होता है। अशुद्धि मिला देते हैं, बाह्य द्रव्य वो बाह्य अर्धचालक बनाते हैं तो बड़े काम के हो जाते हैं, लेकिन काम के होने से पहले उनकी जड़ पड़ना तो ज़रूरी है। तो सिलिकॉन में इतने होते हैं बच्चों। जर्मेनियम में जो आवेश वाहकों की संख्या है, चाहे वो एनी हो, मतलब इतने ही एनी होंगे इलेक्ट्रॉन और इतने ही होल होंगे बच्चों 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। उसमें 2.5, आपको कहीं कहीं 2.4 भी लिखा मिल जाएगा। तो बच्चों ये एक अप्रॉक्स, एक ऑर्डर कोटमान कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। × 10⁻19 पर मीटर क्यूब इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने ही होल्स होंगे बच्चों, यही तो होगा। तो ये डाटा मैंने आपको दिया बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से अब आप ये कहोगे कि सर सिलिकॉन में इतने क्यों, जर्मेनियम में इतने क्यों? पहले वीडियो देख लें कितना बड़ा हो गया, फिर आगे बात करें। बच्चों 52 मिनट का हो गया। देखो चलो शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखो सिलिकॉन में कम आए हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में कम आए हैं। इस बात को कल डिटेल में चर्चा कर लें, थोड़ा खुल के समझा देंगे। यहीं से टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे बच्चों। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करो। आज मैंने ये डाटा दे दिया, आज इतना पढ़ के आओ और कल मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा बच्चों वीडियो को। तो आपने आज बच्चों बहुत कुछ सीख लिया, आनंद आया होगा और मुझे उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा बच्चों। तो मिलते हैं कल। वीडियो बहुत लंबा हुआ, इसी पोर्शन को आगे कंटिन्यू करने के साथ आगे इसी टॉपिक को बढ़ाएंगे बच्चों। तब तक के लिए क्या बोलेंगे आप? गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।